हेलो दोस्तों, मैं रोहित यदुवंशी आप सभी के समक्ष आज फिर सीरीज का तीसरा दिन जिसमें हम चर्चा करेंगे निर्धनता एक चुनौती। क्लास 9th की एनसीईआरटी जो हम आप सबके लिए सीरीज चला रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि आपके भविष्य के लिए कुछ किया जा सके। मैं वादा करता हूँ कि आप इस क्लास को देखने, सुनने और पढ़ने के बाद जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, कुछ अपने आप को चेंज होता हुआ पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम चर्चा करेंगे निर्धनता एक चुनौती, जो कि निर्धनता क्या है आदि चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। एनसीईआरटी को आप छोटा ना समझें। कुछ लोग कहते हैं एनसीईआरटी के पढ़ने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एनसीईआरटी आपको नींव मजबूत करते हैं, आप सब्जेक्ट को प्रेम कर पाते हैं, आप सब्जेक्ट के पास जा पाते हैं। नहीं तो मैंने देखा है कि इकोनॉमी को देखते ही लोगों को डर लगता है, बोरिंग सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ध्यान देंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, समझेंगे तो अपने आप को बदला हुआ पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि निर्धनता क्या है। इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। क्या है? सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणाओं के माध्यम से समझाया गया है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार के किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। परिचय देखेंगे कि आपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन है, मतलब गरीब हैं। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। कौन कौन हो सकते हैं वे निर्धन है? निर्धन गांव के गरीब लोग, श्रमिक जो हो सकते हैं, शहरों में की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों पर काम करने वाले बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हमने अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ ये है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका ये भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले, इन चीज़ों में हम अभी देखो छोटे से क्वेश्चन में चीज़ों को देखेंगे। शहरी निर्धनता क्या है? 33 वर्षीय राम शरण, कौन है? 33 वर्षीय राम शरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप, ये उसका परिवार दिखाया गया है, रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसे भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता, क्या है? भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए राम शरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर हैं। राम शरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे में मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी, क्या है? उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं। क्या करते हैं? रोटियां नसीब नहीं हो रही हैं, क्या मिल रहा है? दिन भर में 2 बार चावल और दाल खाना खा लेते हैं, पर ये उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता।
उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की दुकान में एक सहायक की काम करके 300 रुपये और कमा लेते हैं। 10 साल की बेटी छोटे बच्चों को देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है, मतलब जूते तो नसीब ही नहीं होते हैं। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं, वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। लखा सिंह ये ग्रामीण निधनता है, वो तो शहरी निधनता की बात करी। अब लखा सिंह ग्रामीण निधनता की बात करेंगे। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वो बड़े किसानों के लिए बड़े छोटे मोटे काम करता है, लेकिन काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल, थोड़ी सी सब्जी ही मिल जाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त की भोजन भी नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने वाली लकड़ियों को बीनने की गुजार देती हैं। उसके पिता की जो तपेदिक से मरीज थे, तपेदिक मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई है। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है। किससे? तपेदिक से। उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। लखा वहाँ भी नहीं आ गया। उसे 10 वर्ष की उम्र में ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी विलासिता है, मतलब नसीब नहीं होता। निर्धनता के उपरोक्त मामलों को अध्ययन करें और निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। भूमिहीनता क्या है? बेरोजगारी क्या है? परिवार का आकार कितना होना चाहिए? निरक्षरता क्या है? खराब स्वास्थ्य, कुपोषण क्या है? बाल श्रम, असहायता, इन चीज़ों को आप लोग चर्चा करें। लखा सिंह की कहानी। क्या मैं कभी अपने परिवार के लिए न कपड़े खरीद सकूंगा? ऐसा लखा सिंह कहता है। आप लोग देख रहे होंगे ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी, आश्रय का होना, आश्रय का न होना। एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। वो भी गरीब है, वो भी निर्धन है जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाता। वो भी निर्धन है जो अपने बच्चों को या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इलाज नहीं करा पाता। जहाँ तक कि वो भी निर्धन है जो स्वच्छ जल और सफाई का भी अभाव रखता है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अतः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धनता का अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। अपने करोड़ों लोगों को दैनिक निर्धनता से बाहर निकलना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा में मुक्त होगा। बात करेंगे कि सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि से निर्धनता। चूँकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी
क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और सुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। हम सामाजिक अपवर्जन की चर्चा बॉक्स में करेंगे। सामाजिक अपवर्जन क्या है? इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे यानी उनसे अधिक अच्छे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था का कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसर से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी अधिक क्षति पहुंचा सकता है। असुरक्षा क्या है? असुरक्षा देखेंगे। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माफ है। कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी निर्धनों में निर्धन होने का निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धन परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए भिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इस समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियां उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना निरूपण ही असुरक्षा है। निर्धनता रेखा क्या है? निर्धनता रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय तथा उपभोग स्तरों पर आधारित किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय उपभोग स्तर जिसे किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए अवसर को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों से में भिन्न हैं। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अभी भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। तो अमेरिका में गरीब वो है, निर्धन वो है जिसके पास कार नहीं है, लेकिन भारत में अभी भी कार एक सपना है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रगति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता
ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति, आय में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। परिकल्पनाओं के आधार पर हम बात करेंगे 2011-12 में किसी व्यक्तियों के लिए निर्धनता रेखा के निर्धारण 816 रुपये प्रतिमाह, 816 रुपये प्रतिमाह, 1000 रुपये प्रतिमाह शहरी मतलब ग्रामीण का क्या था 816 और शहरी का क्या था 1000 रुपये प्रतिमाह किया गया था। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों अधिक होती हैं। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का निर्धन परिवार निर्धनता के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रतिमाह से कम है। इसी तरह परिवार को शहरी क्षेत्रों में मूल आवश्यकताओं पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर बात अगर क्वेश्चन आता है कि निर्धनता रेखा का आकलन कब किया जाता है, कितने समय किया, तो बताना है कि हर 5 वर्ष पर प्रतिवर्ष प्रतिदर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा कराए जाते हैं। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए समान मानक का प्रयोग करते हैं। $1.9 2011 PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे, यानी विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं, आपके अनुसार आपके क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यक स्तर क्या होगा। आप इन चीज़ों को अपने अनुसार लिख सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो हम बात करेंगे निर्धनता के अनुमान। तालिका में कुछ भी दिया हो आप देखेंगे कि भारत में निर्धनता अनुपात 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37% तक गिरावट आई। 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निधनों का अनुपात फिर भी गिरा और 22% रह गया। मतलब 93-94 में 45% था, 2011-12 में वही 2004-05 में 37 रह गया, वही 11-12 में 22 रह गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा के नीचे लोगों की संख्या 20% से नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता से नीचे रहने वाले लोगों को प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों 1973-93 में गिरा। निर्धन लोगों की संख्या 2004 से 5 से 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12 में 2.2% वर्ष 2004-05 में 2011-12 के बीच हुई। गिरावट जो है औसत गिरावट 2.2% 2004-05 में ज़्यादा हुई। ये तालिका है जो कि आप इस तालिका को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि भारत में निर्धनता के अनुमान तेंदुलकर कार्य प्रणाली, क्या बोलते हैं, तेंदुलकर कार्य प्रणाली, निर्धनता अनुपात प्रतिशत निर्धनतों की संख्या करोड़ में आप देख सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट है और कोशिश करना कि करंट से जोड़ लीजिए, करंट में ज़्यादा बेटर आएगा। ये तालिका है, तालिका में क्वेश्चंस जो है आरक्षित किया गया है, तो क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन क्या भारत में निर्धनता की कमी गतिकी ग्रामीण और शहरी भारत में समान है, तो आप लोग की चर्चा अपने आप कर सकते हैं। आरक्षित समूह की बात करेंगे कि आरक्षित समूह क्या है कि निर्धनता रेखा के नीचे से लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं, और इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22% है, 22 है। अनुसूचित जातियों के 100 में से
43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक, ग्रामीण क्षेत्रों में 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों की भूमिहीन अनियमित दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी सुविधा है। ये समस्या गंभीरता को दिखाता है। हाल के कुछ अध्ययनों में दर्शाया गया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जाति परिवार को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूहों अनुसूचित जाति, ग्रामीण श्रमिक एवं शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता की कमी आई है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता, निर्धनता, परिवार में सभी लोगों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। अब बात करेंगे, एक शिवरामन कहानी है। शिवरामन कहता है, मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सका। इतनी अनियमित आय में मैं अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूंगा। ये उसका सपना है कि विद्यालय कैसे भेजूंगा अपने बच्चों, क्योंकि वो अनियमित आय में कैसे काम चलाएगा। आइए हम देखते हैं शिवरामन की कहानी। शिवरामन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने आप कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरामन आयुर्थांथियार मोची यानी जाति का है और अब वह 160 रुपये प्रतिदिन हिसाब से खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। लेकिन उसे ये काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने ही मिलता है। अन्य समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी भी काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए शिवरामन करता है, तो 100 रुपये प्रतिदिन मिलता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरामन की 65 वर्ष की विधवा माँ बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है और उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 से 16 वर्ष के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां और एक सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदने की विलासिता है। मतलब क्या है कि लड़कियों के लिए विद्यालय और पुस्तकें खरीदना, वस्तुएं खरीदना विलासिता है और उसके बस से बाहर है। फिर एक दिन उसकी शादी भी करनी है, इसलिए वह अभी उसकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। उसकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरामन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। शशिकला उसे बोझ समझती है, लेकिन शिवरामन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है। शिवरामन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी कुछ दूध खरीद लेता है। चर्चा करेंगे, वे किस सामाजिक और आर्थिक समूह से संबंध है। ये चर्चा कुछ दिया हुआ है, आपने देखेंगे। परिवार में वृद्धों की स्थिति क्या है, ये चीज़ें हम कहानी के माध्यम से। क्या सभी बच्चे लड़के लड़कियां विद्यालय जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अंतर्राज्यीय समस्याएं, अंतर्राज्यीय बात करेगा। अंतर्राज्यीय असमानताएं क्या है? भारत में निर्धनता एक और पहलू का आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक में प्रारंभ में राज्य स्तर निर्धनता सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। कहाँ ज़्यादा है? मध्य प्रदेश यानी MP, असम, UP, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है, जैसा कि 3.2 सारणी में दर्शाया गया है। बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33%, बिहार और उड़ीसा 33% औसत के साथ 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है।
इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों में निर्धनता की कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। वैश्विक निर्धनता के बारे में, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बहुत बृहद क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 से 88.3% घटकर 2008 में 14.7% और 2009 में 0.6% रह गई। दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र हो रही है और 2005 में 34% से गिरकर 2014 में 15.2% हो गई। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में कमी आई, जो 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। ये आरेख है, आप आरेख को देख सकते हैं कि भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात 2011 के अनुसार इसमें किसका क्या अनुपात है। बिहार में सबसे अधिक निर्धनता है 33.7। उत्तर प्रदेश में भी 29 पॉइंट। ये जो निर्धनता है आप देख सकते हैं, ये निर्धनता जो है आप देख सकते हैं, ये आप निर्धनता ध्यान देंगे। तीन राज्यों की पहचान करें जहाँ निर्धनता का अनुपात सर्वाधिक है, यानी अब चर्चा में करते रहेंगे। 51% से घटकर 2018 में क्या बात कर रहे हैं कि 51% से घटकर 2018 में 40% से हो गई है। और 1-3 पॉइंट में देखा ही लिया होगा, लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 2018 में 4% रह गई। देखें कि रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता की पुनः व्याप्त हो गई है। जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धन था ही नहीं, वहाँ निर्धनता अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा ने 1.5 सूची संख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे दिए जाने वाली निर्धनता दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्यों को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी को खत्म करने का प्रस्ताव है। आप देख रहे हैं कि देश जो हैं कि आप देख रहे हैं निर्धनता हेड काउंट अनुपात कुछ चुनिंदा देशों की भी तुलना, यानी 2016 में ये स्थिति थी और नाइजीरिया 2018 में इतना था, श्रीलंका इतना था। विश्व बैंक के आंकड़े जो हैं आप देख लेंगे किसको कितना क्या। आप अगर चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि $1.9 पर जीवन यापन करने वाले लोग 2005 से 2019 में क्या दक्षिण एशिया की स्थिति क्या रही है, ये बढ़ती रही धीरे धीरे। आप देख लेंगे विश्व बैंक के आंकड़े हैं, इन चीज़ों को आप देखने में बिल्कुल देखेंगे कि 2015 से 2030 तक का पूर्वानुमान क्या दिखाया जा रहा है कि सब सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया
2030 तक के अनुमान के लिए लगभग 10 में से 9 अति गरीब लोग सब सहारा अफ्रीका में होंगे। निर्धनता के जो कारण हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। निर्धनता के क्या कारण है, हम क्यों निर्धन हो जाते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं कि भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक, एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योग के विकास को हतोत्साहित कर दिया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक की तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर वृद्धि हुई। इनकी जनसंख्या वृद्धि बता रहा है, यह भी निर्धनता का कारण है। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों में कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक क्या बात कर रहे हैं कि असफल अनेक रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे हैं। अनियमित और कम कार्य आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याओं को, जो मुख्य रूप से ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई। उच्च निर्धनता दर की एक विशेषता आय समानता रही है। इसका एक मुख्य कारण भूमि में संसाधनों का असमान वितरण है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों की पुनर्वितरण, लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। चूँकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का प्रमुख कारण रही है। इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों गरीब ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूँकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण है, वो परिणाम दोनों हैं। निर्धनता निरोधी उपाय। अब निर्धनता को खत्म करने के हमारे उपाय क्या होने चाहिए, इन पर चर्चा करेंगे। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 दशकों यानी 2 कारकों, आर्थिक समृद्धि, कौन से, आर्थिक समृद्धि और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और वर्ष
1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत दर से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 66% के करीब पहुंच गई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए ये स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अनेक अवसरों का व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। ये शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि ये संभव है कि आर्थिक विकास से सर्जित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही है। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ पर करना आवश्यक भी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा वन कटाई की मिट्टी के कटाव जैसी मर्यादाओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% और 53% औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में 65 रुपये से बढ़ाकर 132 रुपये 2013-14 में कर दिया गया। हाल ही मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों कुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई। इन राज्यों एवं संघ प्रदेशों में मजदूरी की दर सीमा का वर्ष 281 रुपये प्रतिदिन। हरियाणा के श्रमिकों के लिए 168 रुपये प्रतिदिन। बिहार झारखंड के लिए तय की गई। मतलब हरियाणा के लिए इतना और के लिए इतना किया गया। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष स्थापना करेंगी। गारंटी नहीं है, गारंटी कोष की स्थापना करेंगी, समझ रहे हो। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। ये कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने में इससे इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया और राज्यों में खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार NRIGA लागू किए जाएं तो काम के बदले अनाज NFWP राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के लिए अंतर्गत आ जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों
और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वसहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी योजना द्वारा निरंतर रेखा ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आरंभ के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। और एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय योजना है, अन्य योजना है, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। इन कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए हैं और उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की भी कमी है। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी हुई हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है। भावी चुनौतियां क्या हैं? भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती भी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता और है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्य उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनीन निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भार पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है या घर है या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है या रोजगार की सुरक्षा है या आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे। अब हम थोड़ा सारांश देखेंगे जो कि पूरे चैप्टर का होता है। आपने इस अध्याय में देखा कि निर्धनता अनेक आयाम है। सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। इस अवधारणा के द्वारा हमने निर्धनता में मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया, परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसी अनेक नई अवधारणाओं के द्वारा समृद्ध हो रहा है। इसी प्रकार चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का मानव निर्धनता विस्तार कर रहे हैं। आपने इस पूरे चैप्टर को ठीक से पढ़ा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। अगर पढ़ा है, अगर नहीं ध्यान दिया है कुछ चीज़ों पर, तो आप दोबारा जा कर के रिवाइज कर सकते हैं। बुक होगी, बुक से पढ़ सकते हैं और इसको स्पीड से पढ़ सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। चीज़ें जब तक समझ ना आए तब तक देखते रहिए। कोई इशूज होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको लिखने की कोशिश करें। अगर कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।